हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जीएसटी। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसिल कैसे करा सकते हैं, उसको कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस था, किस तरह से किसी व्यक्ति का डीम्ड कैंसिलेशन माना जाएगा, उसे आईटीसी का अमाउंट कैसे वापस करना है, अगर कोई रिटर्न वो फाइल नहीं करता है, बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, फ्रॉड पर्पसेस करता है, तो हमने कहा था कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास आता है रेवोकेशन यानी मना करना। किसको? कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी को। यानी कि अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर दिया, अब हम मना कर रहे हैं, यानी कि टू कैंसल द कैंसल। किसी चीज़ को जो हमने मना किया है उसको मना कर देना, यानी कि माइनस माइनस प्लस जो हम हमेशा से इक्वेशन पढ़ते आए हैं, कैंसल यानी माइनस, रेवोकेशन फिर से माइनस 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 प्लस। तो अब हम कहेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करो, वो है कि जो हमने कैंसिलेशन के लिए बोल दिया था या प्रॉपर ऑफिसर से गलती से रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल होने की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई, अब उसको कैसे डिनाई किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है ताकि वो व्यक्ति दोबारा से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंडर अपने प्रोसीडिंग्स और अपने ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू कर सके। ये है हमारे पास रेवोकेशन। सेक्शन 30 इसको डिफाइन करता है। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला, कैंसिलेशन को रोकने के लिए क्या प्रोसीजर है, और दूसरा, जब किसी व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं की है, उसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, तो भी हम उस कैंसिलेशन को रोक सकते हैं। सेक्शन 30 का पार्ट 1 कहता है, जब किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन स्यू मोटो के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है, स्यू मोटो यानी कि डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा पर्सन रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो कह सकता है कि मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल ना किया जाए। उसको ऐसा करने के लिए जीएसटी का आरईजी फॉर्म 21 भरना होगा 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का ऑर्डर आया था, तो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर वो व्यक्ति कह सकता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए। सेक्शन 30 का पार्ट 2 कहता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर उस कैंसिलेशन को मना करने वाले रीजंस से सेटिस्फाई हो जाता है, यानी एप्लीकेंट लॉजिकल रीजंस प्रेजेंट कर देता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए, क्यों ना किया जाए, अगर वो एप्लीकेंट के प्रेजेंटेड रीजंस से एग्री करता है, तो वो रोक सकता है कैंसिलेशन को। फिर एक ऑर्डर पास करेगा, यानी जिस दिन ऐसा एप्लीकेशन आएगा कि कैंसिलेशन को रोक दिया जाए, उस एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर उस रिजेक्शन को रोक देगा और एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देगा। अगर वो इन रीज़न्स से, ये वाले रीज़न इनसे अगर सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। सेक्शन 30 का पार्ट 3 कहता है कि हम रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने को रोक सकते हैं सीजीएसटी यूटी जीएसटी एक्ट में। अगर हम एक स्टेट या यूटी में मना कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि हमने सीजीएसटी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए रेवोकेशन का एप्लीकेशन दे दिया, यानी कि किसी एक एक्ट में करते तो दूसरे एक्ट में भी कैंसिलेशन आपका अपने आप से रुक जाएगा। उसके बाद अगर यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ हैं, कोई एम्बेसी है या कोई नोटिफाइड पर्सन है, तो या कोई जीएसटी के प्रैक्टिशनर्स हैं, तो ऐसे व्यक्ति ROCR मीन्स रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो अपने जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते कि हमारा कैंसिल मत करो। उसके बाद अगर फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट पे या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने कैंसिलेशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद या उसके उत्तराधिकारियों ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। उसके बाद हमारे पास एक टर्म और आएगी जिसमें हमने पढ़ना है कि डीम्ड कैंसिलेशन, यानी कि अगर प्रॉपर ऑफिसर जैसे कोई कैंसिलेशन का रेवोकेशन प्रोसेस को ढंग से नहीं कर रहा, तो भी हमने मान लेना है कि ऐसा कैंसिलेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो ये हमने अब किया रजिस्ट्रेशन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति एलिजिबल कब हो जाता है। हमने कंडीशंस पढ़ी हैं 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख की। जैसे मैं कहती हूँ राम कोई पर्सन है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, सपोज़ शूज़ की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो टर्नओवर है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल के लिए वो 25 लाख है।
अब वो इंट्रा स्टेट कर रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली तो अदर स्टेट में आ गया, यानी कि 40 लाख की लिमिट है। अगर वो 25 लाख के ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, 25 लाख की टर्नओवर है, तो वो जीएसटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। इसी को अपोजिट कर देते हैं। अगर ये व्यक्ति शूज़ की जगह पान मसाला आइसक्रीम का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जीएसटी के लिए लायबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसे व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, मान लो वो सिक्किम में कर रहा है, तो सिक्किम तो किस में आती है, वो जो 7 स्टेट्स थी उनमें आती है, 20 लाख की लिमिट है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति की उस सिक्किम के स्टेट में उसकी टर्नओवर 24 लाख है मान लीजिए, तो उसकी लिमिट तो 20 है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति त्रिपुरा का है और वो सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए वो शुगर की सप्लाई कर रहा है, तो हम इस केस में कहेंगे उसकी टर्नओवर अगर 11 लाख रुपए भी है, तो यहाँ पे तो लिमिट 10 लाख की थी, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमने एक वो बात की थी कि किन पर्सन्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, नॉट लायबल। ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ना कि नॉट लायबल। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे मान लो भारत ऑयल्स है या इंडियन ऑयल्स है, वो मान लीजिए पंजाब में अगर सप्लाई कर रहे हैं पेट्रोल की, तो उनकी एक्सक्लूसिव सप्लाई सिर्फ पेट्रोल सप्लाई करना है। तो हमें पता है पेट्रोल तो अभी नोटिफाइड गुड्स में है, ये जीएसटी में लेविएबल नहीं है। तो इस भारत ऑयल्स को, जो कि पंजाब में पेट्रोल में सप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए ये लोग लायबल नहीं हैं। इनके द्वारा की गई सप्लाई होली एग्जम्प्ट है, इसलिए इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे बात करनी है, हमारे कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो इनके लिए यहाँ पे ये देखिए हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस पेज पे कि जो व्यक्ति हमारे या तो कैजुअल हैं, जो नॉर्मल सप्लायर में आते थे, कैजुअल सप्लायर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल सप्लायर, अगर वो कभी कभी भी सप्लाई कर रहे तो इनके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट था, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी था। उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का किसी एक से ज़्यादा राज्यों में बिज़नेस है और उसके पास एक पैन है, तो उस पैन के बेसिस पे वो अलग अलग राज्यों में अपने बिज़नेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा और हर राज्य के लिए कराया गया रजिस्ट्रेशन उसका अलग माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं, एक नए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज़ एबीसी लिमिटेड वो दिल्ली में अपनी सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं और ऐसी सप्लाई टैक्सेबल है। उस एबीसी लिमिटेड की सर्विसेज की सप्लाई मान लीजिए 1 नवंबर को 20 लाख से एक्सीड करती है। हमने सर्विसेज की लिमिट पढ़ी है, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो स्टेट में तो 40 लाख और सर्विसेज कर रहे थे 20 लाख। उसकी 1 नवंबर को 20 लाख से एक्सीड करती है टर्नओवर, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को नवंबर तक तो वो नहीं लायबल था, लेकिन 1 दिसंबर से ऐसे व्यक्ति को जब से उसकी जीएसटी की रेंज में आई हुई टर्नओवर एक्सीड करती है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बच्चे एक होता है हमारे पास यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। एक हमने जीएसटीआईएन पढ़ा है जो 15 अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, 15 डिजिट्स का होता है। अब हम एक यूआईएन भी होता है जो कि स्पेसिफिक एजेंसीज़ को ही दिया जाता है, जैसे कोई यूनाइटेड नेशन की, कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई एजेंसी है, कोई एम्बेसी है, या कोई ऐसे पर्सन जो फॉरेन कंट्री से कंसुलेट करते हैं, या फिर नोटिफाइड पर्सनस के लिए एक नया नंबर इशू किया जाता है, दैट इज़ यूआईएन। तो बच्चे ये हमने एग्जाम्पल के एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ही है, वो हरियाणा में टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, उनकी टर्न ओवर 1 नवंबर को 20 लाख से एक्सीड करती है, तो वो 1 दिसंबर से, यानी कि विदिन 30 डेज़, उसके 30 डेज़ के बाद 1 नवंबर को, तो उनके पास 30 डेज़ का टाइम मिलेगा। उसके बाद वो हरियाणा में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, वो लायबल हो जाएंगे।
तो रजिस्ट्रेशन मान लीजिए उस पर्सन ने अप्लाई किया 28 नवंबर को और उसको रजिस्ट्रेशन मिला 5 दिसंबर को, तो हम क्या मानेंगे रजिस्ट्रेशन की डेट 1 नवंबर। ठीक है बच्चे, तो अब हम ये कुछ हमने एग्जांपल्स किए हैं कि किस तरह से कोई रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल हो सकता है, किस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। पैन हमारे पास एक मस्ट कंडीशन होती है, पैन के बेसिस पे ही कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और कैंसिल किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन को रेवोकेट, उसको रोका जा सकता है ताकि वो पर्सन जीएसटी एक्ट में अपने ट्रांजैक्शंस को फर्दर कंटिन्यू कर सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।